Welcome to Dr. P.C. Verma Economist YouTube class. इस ऑनलाइन टीचिंग के नवीन प्रयास के अंतर्गत मैं अपना व्याख्यान हिंदी में दे रहा हूँ। विषय है नेशनलाइजेशन ऑफ unemployed youth. This is a new concept in democratic socialism country like India where it can be experimented. हम सभी जानते हैं कि गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अभियान, ये सभी लॉकडाउन के अंतर्गत चल रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि 80 करोड़ भारतीय को जो गरीब हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है निःशुल्क। 5 किलो चावल हो या 5 किलो गेहूँ हो, 1 किलो चना हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, मुफ्त दवा सरकारी अस्पताल से दिया जा रहा है। आप इन सभी को का इम्प्यूटेड वैल्यू निकालिए। इम्प्यूटेड वैल्यू का अर्थ होता है कि आपको जो मिल रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इसका नाम इकोनॉमिक्स में होता है प्योर पब्लिक गुड्स। 20 रुपये चावल सरकार खरीद कर 3 रुपये चावल जनता को देती है, तो वो कहलाता है इम्प्योर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के का अर्थ होता है सार्वजनिक वस्तु जिसका उत्पादन सरकार द्वारा की जाती है, उस सेवा को सरकार द्वारा दी जाती है और उसके लिए 100% मूल्य नहीं लिया जाता है या कुछ मूल्य लिया जाता है। यही दो विचारधारा डाल्टन के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में नज़र आता है, रिचर्ड मस्ग्रेव के पब्लिक फाइनेंस थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस किताब में आता है। यही विचारधारा कोई भी जो पब्लिक गुड्स का थ्योरी है उसके अंतर्गत आता है। पॉल सैमुअल्सन ने भी पब्लिक गुड्स का सिद्धांत दिया है। पब्लिक गुड्स वह गुड्स है जो सरकार उसको उत्पादन करती है या सरकार उस सेवा को जनता तक पहुंचाती है। अगर सरकार मुफ्त में एजुकेशन स्कूल में दे रही है तो वो कहा जाएगा प्योर पब्लिक गुड्स। बिहार में स्कूली शिक्षा जो सरकार का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साइकिल फ्री है, पुस्तक फ्री है, जूता फ्री है, टीचिंग फ्री है और मध्याह्न भोजन भी फ्री है। ये है प्योर पब्लिक गुड्स, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाएं। और राशन के दुकान में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे यहाँ स्थापित किया 60s के समय से चल रहा है, 70s के समय से। पहले था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आज हो गया TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्यों टारगेटेड हुआ? तो जब सरकार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की आई थी दिल्ली में, सेंटर में, तो उस पर विचार किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिलो पॉवर्टी लाइन के ही व्यक्ति रहें और एबव पॉवर्टी लाइन के जो व्यक्ति हैं उनको हटा दिया जाए। 1969-70 में हम खुद स्टूडेंट थे और राशन के दुकान में जा कर के चावल, गेहूँ, चीनी, मिट्टी तेल, किरासन तेल ये सब खरीद के लाते थे सस्ती दर पर। क्योंकि बाज़ार में उस समय में 1969 में बाज़ार में ना तो गेहूँ मिलता था, ना तो चीनी मिलता था, ना किरासन तेल मिलता था, केरोसिन ऑयल। तो इन सब चीज़ों को आपको सरकारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
कि दुकान से ही आपको लेना है, राशन शॉप से ही लेना है। तो ये सारे चीज़ उस समय बहुत कम दाम पर प्राप्त होते थे, इसलिए अनाज भी था इम्प्योर पब्लिक गुड्स, और किरासन तेल भी था इम्प्योर पब्लिक गुड्स के कुछ न कुछ पैसा लेके सरकार देती थी। लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको सरकार कही कि इसको हम और भी कम पर दे सकते हैं अगर एबव पॉवर्टी लाइन के लोग कार्ड अपना सरेंडर कर दें। 1979-80 तक हम पटना शहर में अपने उस कार्ड पर राशन लेते थे और सस्ते दर पर अनाज लेते थे। लेकिन हमको लगता है कि 80s के दशक में ये हट गया और बहुत ज़्यादा जोर होने लगा APL एंड BPL। अब आप APL में हैं कि BPL में हैं, तो APL का मतलब हुआ एबव पॉवर्टी लाइन और BPL का मतलब हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो लोग को राशन और सस्ते दर पर दिया गया और एबव पॉवर्टी लाइन का जो रेट था वो बाज़ार वाला हो गया। धीरे धीरे बाज़ार में भी सब मिलने लगा और लोग बाज़ार से ऊंचे दाम पर ख़रीद रहे हैं जो एबव पॉवर्टी लाइन में। और तब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थापना हुई। भारतवर्ष में अभी का जो सिचुएशन है जहाँ 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा प्योर पब्लिक गुड्स के रूप में 5 केजी गेहूँ, 5 किलो चावल, 1 किलो चना और ये बदलते हुए पैटर्न पर चलाया जा रहा है, इसे एक साफ जाहिर होता है कि 80 करोड़ जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को स्थापित करता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तो उसने कहा कि 2021 तक या 2020 तक उस ज़माने का जो डेटा है वो बिलो पॉवर्टी का जो है वो समाप्त हो जाएगा या 5% 10% रहेगा। ये था प्रोग्राम गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट था उसका सेंटर में, कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटते घटते जो 20% तो अब आ गया है वो हो जाएगा 0% या 5%, 4%, 10%। और उनका राज्य बदल गया। अब पिछले 5 साल प्लस जो इधर का साल है ये हो गया दूसरा गवर्नमेंट। तो दूसरा गवर्नमेंट जो आया उसके सामने क्या रिजल्ट आ रहा है कि 80 करोड़ लोग लॉकडाउन में प्योर पब्लिक गुड्स के रूप में चावल, गेहूँ और चना स्वीकार कर रहे हैं। और भी चीज़ दीजिएगा तो और भी चीज़ स्वीकार कर लेगा। अभी मान लीजिए नहीं दे रहे हैं तो वो चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जैसे चीनी आप नहीं दे रहे हैं तो चीनी वो किस तरह मैनेज करता हो, नमक नहीं दे रहे हैं तो मैनेज करता है। चना दे दिए तो चना के बारे में बहुत लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, चना दे दिए तो इतिहास नहीं पढ़ा है। इतिहास को पढ़ के देखिए कि शाहजहाँ को जब कैद किया था तो वहाँ से फरमान आया, जो उनका बेटा जो था बादशाह, वो कहा कि एक अनाज आपको देंगे, जो चुनना है चुन लीजिए। तो शाहजहाँ आगरा का जो लाल किला उसी में कैद था। वहाँ हम लोग जब गए थे तो वो आईना दिखाया जो कि दीवार में लगा हुआ था। उस दीवार को आप में लगे हुए छोटे से आईना को अगर आप देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट ताजमहल दिखाई देता है। तो जो वहाँ था टूरिस्ट को समझाने वाला, वो कहा कि देखिए शाहजहाँ यहीं पर आकर के ताजमहल देखता था। और इस तरीके की कहानी सब सुनाता था। एक जगह दिखलाया कि यहाँ अकबर जो है बैठ के राज संभालता था, तो यहाँ पर रानी रहती थी। ये सब जो खंडर आप देखिएगा तो आपको ये सब बतलाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अनाज आप प्योर पब्लिक गुड्स के रूप में 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं और दिसंबर तक ले लगभग इसको बढ़ाया गया है। अगर दिसंबर में वो सक्षम नहीं हुआ तो ये और एक्सटेंड भी हो सकता है। क्या है कि कोरोना जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो एकदम निराला है, लेसेज फेयर है। किसी भी कंट्री में वो कभी भी प्रकट हो रहा है और उसका रिपीटेशन भी हो रहा है। ये पैंडेमिक जो है वो 1920 का स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक से ज़्यादा भयावह है। 100 साल में माल्थस भी कहा था कि जनसंख्या बढ़े तो डरिए नहीं, 100 साल होते होते प्राकृतिक आपदा ऐसा आएगा
कि आपकी जनसंख्या घट जाएगी, और घट के उतना ही हो जाएगी जितना कि आप संभाल सकते हैं। उनको लोग पागल कहा। बहुत सारे मॉडर्न अर्थशास्त्री जो हैं वो बोले कि माल्थुसियन थ्योरी इज नो मोर, बट मार्शल है रिविजिटेड। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो आए, मॉनेटरिज्म वाले इकोनॉमिस्ट आए, जो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, जिसमें कि मिल्टन फ्रीडमैन सबसे बड़े थे, उन्होंने कीन्स के सिद्धांत को पूर्णतः नकार दिया। कीन्स का सिद्धांत क्या था? कीन्स का सिद्धांत था फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, सरकार खर्च करे, निजी उद्यमी पर विश्वास न करे, जिस समय अगर देश में महान मंदी आ जाए तो। क्योंकि निजी उद्यमी तो निराशावादी हो गया है, उसका उद्देश्य ही है लाभ को अधिकतम करना। अगर लाभ नहीं मिलेगा तो वो बंद कर देगा, लाभ नहीं मिलने पर वो प्रोडक्शन बंद कर देगा। और 160 लाख व्यक्ति यूएसए में बेरोजगार हो गए छटनी से, जैसे अभी बेरोजगार हो रहे हैं छटनी से। लेकिन अभी का बेरोजगारी, उस बेरोजगारी में अंतर है। अभी के बेरोजगारी में सरकार बहुत कुछ कैश भी दे रही है उसको सर्वाइव करने के लिए, नौकरी से हटा दे रही है। बहुत सारे फैक्ट्री शट डाउन कर दिए और अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिए। दिवालिया घोषित करते उनको बहुत तरह का गिफ्ट जो है, बहुत तरह का पैकेज सरकार से मिल गया। बहुत सारा अभी इंफॉर्मेशन आ रहा है नॉर्थ अमेरिका ये सबसे, ये पिज़्ज़ा बनाने वाला या उस तरह का चीज़ बनाने वाला, वो सब जो है शट डाउन कर रहा है और अपने आप को दिवालिया घोषित कर रहा है। दिवालिया घोषित करने पर सरकार की ओर से एक बड़ा सा पैकेज मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि 80 करोड़ आदमी को अनाज आप खिला रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत एक भारी मात्रा में 20,000 करोड़ या क्या डेटा है जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसको चेक कीजिएगा, जो कहता है कि पैंडेमिक की अवधि में गरीब कल्याण अभियान, गरीबी हटाओ अभियान जो है वो चलाया गया। गरीबी हटाओ अभियान जो है वो 69-70 में बहुत जोर से चला था, और वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको चलाया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और अब उसी तरह का बेरोजगारी, गरीबी को हटाने का जो अभियान, गरीबी कल्याण अभियान है, वो चलाया जा रहा है। और वो शॉर्ट पीरियड का ही है, शॉर्ट टर्म में वो विभिन्न प्रोग्राम को दिखा रही है कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ किस चीज़ का उत्पादन हो सकता है। ये सब बात पर ध्यान नहीं दिया गया था पहले भी, लेकिन ये सब तरीके से तुरंत जो है हम निर्माण भी कुछ न कुछ करेंगे और गरीबी दूर भी होगी। मेरा अपना सोच है कि भारत कभी भी सोशलिस्ट कंट्री नहीं बन सकता है। यहाँ का जो खून में है डेमोक्रेसी, तो सोशलिस्टिक बन नहीं सकता है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, सोशलिज्म का जो आइडियल है वो डेमोक्रेटिक मेथड से प्राप्त करें। अब समय आ गया है, बेरोजगारी आप दूर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वैसा तंत्र नहीं है। न निजी क्षेत्र में वो तैयार है देने के लिए, और पब्लिक क्षेत्र में तो आप पब्लिक सेक्टर को आप धीरे धीरे कम कर रहे हैं और प्राइवेट के हाथों में शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। मेरा जो ये हाइपोथेसिस है कि जो बेरोजगार है उन सब बेरोजगारों का आपको पता चल गया है, उन सभी बेरोजगारों का आपके पास आंकड़ा आ गया है, उन सभी बेरोजगारों का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट मालूम है आपको। उससे ही आपको पूछना है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं कि नहीं हैं, और एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें सारे अनएम्प्लॉयड जिनको सरकार अभी पैसा दे रही है और वो केवल खाने के लिए
तो उससे तो नहीं होगा। ये शॉर्ट पीरियड में भले ही हो, लॉन्ग टर्म में कैसे सर्वाइव करेगा ये। तो इससे बेहतर है कि नेशनलाइज अनएम्प्लॉयड पीपुल, टेक 100% responsibility of unemployed people, literate, illiterate, semi-literate and educated if they want, और उन लोगों को एक स्टैंडर्ड सिविलाइज सिविल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, वो सिविलाइज स्टैंडर्ड जो होना चाहिए लाइफ स्टाइल का, उसके बराबर उनको आप कंपल्सरी कैश पेमेंट कीजिए, और वो नेशनलाइज हो गए वो पर्सन। और उन पर्सन का इस्तेमाल आप नंबर 1 जो फिजिकली फिट है उसको आप रैपिड फोर्स के तरह से आर्मी में बहुत तरह का और भी कार्य है जो लोग करते हैं, उन सभी में इनको भर्ती कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। ये आर्मी में चले जाएंगे, सब्सिडियरी काम वहाँ करेंगे और ट्रेनिंग लेंगे। वहाँ का जो ट्रेनिंग होगा परफेक्ट ट्रेनिंग होगा। और मान लीजिए वहाँ ट्रेनिंग वो लेता है वेल्डिंग का, तो वो परफेक्ट वेल्डिंग करना जानेगा। इलेक्ट्रिशियन का वो परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन का जानेगा, कंप्यूटर का वो जानेगा, सॉफ्टवेयर का जानेगा, हार्डवेयर का जानेगा। उसका ट्रेनिंग कभी भी शक नहीं आप कर सकते हैं जो आर्मी में ट्रेनिंग है। आर्मी को युद्ध नहीं लड़ना है, तो आर्मी के ज्ञान और उसके डिसिप्लिन का हमारी भारी संख्या में जो जनता है, जो अभी एक सोच में पड़ा हुआ है कि क्या करें ना करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन सारे अनएम्प्लॉयड से आप पूछ के देखिए, रेफरेंडम कीजिए कि आप नेशनलाइज होना चाहते हैं। अगर बोलेगा हम सरकार में नेशनलाइज होना चाहते हैं, गवर्नमेंट मस्ट हैव ए पैकेज टू एब्जॉर्ब देम at a minimum standard life, and so that they will get all facilities at the government expenditure, but along with that they provide services to the nation. What type of services they can do, that will be decided on the basis of their talent, their knowledge which they acquire. Some of them have perfect knowledge, they have acquired in Maharashtra, they have acquired in Punjab in agriculture, they have acquired in Delhi, they have acquired in Tamil Nadu, they have acquired in Kerala. These can be utilized in a package type, and there must be productivity of those persons who are based upon the pure public goods, rice, wheat, gram, medical, health. You convert all these into a monetary term that will convert into a salary, monthly salary to the person who are unemployed. They will join this compulsory cadet course, CCC, that was experimented in USA in 1934-36, because we have no social security network for all of us. Present government is very, very conscious about this, and Ayushman Bharat is a experimental stage. But that is not the true. That is for the disease, that is for the accident, that is for you are going to the death. Here there is how do you live? How do you live when you are unemployed? Through the legal means, through your habit, through your energy. How can you channelize into a productive? There should be given option. Military services, non-military services, agricultural services, industrial apprenticeship services. Such type of things, a think tank, your Niti Aayog, will give us that where this huge unemployed human resources, which are based upon the 5 kg rice, 5 kg wheat, either of the two, gram and other facilities. This is called nationalization of unemployed human resources, unskilled human resources, at their will. There is no compulsion, because India is a democratic socialist economy. Anything can be done only at the wishes of the people. If they desire, we all know that in 5th five-year plan, food for work. Why food for work was given?
because most of the unemployed people get the cash at hand in a crash courses, crash educational program, crash employment program. Under this crash program, they are given job, they get cash. And they utilize that cash in the repayment of old debt. Taking cash from the government side, come to the house, there the money lender is sitting, give me money. Their economic conditions were deplorable. Some of them are teetotaler and some of them are not teetotaler. That means some कुछ लोग जो हैं वो शराब पीते थे तो वो हो गए आपको वाइन टेकर, जो शराब नहीं पीते थे वो हो गए टीटोटलर। जो शराब पीते थे वहाँ से क्रैश एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था वहाँ से पैसा लेके आते थे, अब पी जाते थे, परिवार वाला उससे भूखे मर रहा है। तब कहा कि नहीं, फूड फॉर भगवती एम्प्लॉयमेंट कमेटी थी, उसने कहा कि नहीं भाई, अभी हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है, गार्जियन को कैश दे दीजिए, वो पी जाएगा। और नहीं पी गया तो दादा का कर्जा जो है वो बेटा को चुकाना है, बेटा का कर्जा बेटा का कर्जा पोता को चुकाना है। ये हमारे यहाँ सिस्टम चला हुआ है। और मनी लेंडर आ जाएगा, वो पैसा छीन के ले जाएगा। तो कहा फूड फॉर वर्क, काम किया, अनाज लेके आया, सोचा कि ये एकदम फुल प्रूफ है। लेकिन भारत में विविध विविध के तरीके हैं। हम चाईबासा में रह चुके हैं, वहाँ हम लेक्चरर थे, तो रोड के किनारे एक बोरा बिछा करके तराजू लेके आदमी बैठा रहता था, और जो ट्राइबल्स है या जो भी है वहाँ से गुजरता था, अब 5 किलो चावल लेके आता था और वहीं उसको तौल के दे दिया, वो कैश दे देता था। तो आप राशन के दुकान से अनाज लिए और आए सड़क पर, वहाँ पर वो बोरा बिछा के बैठा हुआ है महाजन, वो खरीद लिया आपसे। तो फूड ग्रेन्स आपको दिया गया एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। फूड ग्रेन्स आप लिए और रोड पर आए तो फूड दे दिए आप होलसेलर महाजन को, और वो आपको कैश दे दिया। तो कैश, गवर्नमेंट कैश इज कन्वर्टेड टू फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन अगेन कन्वर्टेड टू कैश। और फिर कैश लेके वो घर नहीं गया, रास्ते में उसको या तो महाजन छीन लिया जिससे कर्जा उसका बाप लिए हुआ था, या अगर वो शराब पीने वाला है तो शराब के ठेके पर चला गया। घर पहुंचते पहुंचते जो है उसका मनी इतना कम हो गया कि उसका परिवार जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता था। These are the permutation combinations of different types of things which were done in the past. I am talking about the 75th five-year plan के समय में। उसके बाद फिर 2000 के समय में भी फूड हमारे पास इतना अधिक हो गया कि भारत को डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड बैंक कि इंडिया हैज ए फूड ग्रेन माउंटेन। क्यों? क्योंकि 20 मिलियन टन अनाज ही हमको रखना है बफर स्टॉक के रूप में, कि अचानक फेलियर हो गया मानसून का तो उस स्टॉक से हम अनाज को पूरा करेंगे। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया कि इंडिया में 2002 में 60 मिलियन टन फूड ग्रेन स्टॉक है, जो बफर स्टॉक से 40 मिलियन टन अधिक है। सड़ने की स्थिति में, क्योंकि हमारे ग्रेनेज सिस्टम जो है डेवलप नहीं हुआ। अंग्रेज था तो पटना में गोलघर बनाया, और गोलघर के पास जाके देखिए लिखे हुआ है अनाज का भंडारण यहाँ होता था। कितना गोलघर टाइप का गोल बना है पूरे जगह, जहाँ भी बना है स्क्वायर बना है, रहने के लिए बना है। अनाज रखने के लिए बढ़ाने का काम कहता है प्राइवेट करेगा। प्राइवेट जो इंडिविजुअल है, जो पुअर है, वो कहाँ से उसको कर पाएगा। ओवर प्रोडक्शन हुआ तो सड़ जाएगा, अंडर प्रोडक्शन हुआ तो ऐसे भूखे मरेगा। और ऋण इतना उसके माथे पर है कि आप देखिएगा कि भारतवर्ष में जब आज़ादी मिली थी तो एम.एन. रॉय उस समय श्रमिक नेता थे, उन्होंने जनता प्लान दिया और उसमें लिख के दिया कि गवर्नमेंट का फर्स्ट ड्यूटी है टू रिपे द पब्लिक डेट ऑन द पुअर पीपुल, रूरल पीपुल। रूरल इंडेटनेस का एक्सटेंट था, इतना हाई था कि सारे लोग उसी में तबाह रहते थे। इसलिए मेरा ये हाइपोथेसिस है, इस पर आप विचार कीजिए, जो विद्यार्थी हों, जो सोशल रिफॉर्मर हों, जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हों, कि सीधे आप खर्चा कर रहे हैं, वो खा जा रहा है घर में बैठा हुआ, क्या कर रहा नहीं कर रहा, पैंडेमिक के नाम पर।
पैंडेमिक का कोई एक्सटेंट नहीं पता चल रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी मंथ्स इट विल कंटिन्यू, रीजनरेट कर जा रहा है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जब आया था 1920 में, तो जून में आया था, और जून जुलाई भयानक लोग मरने लगे, फिर शांत हो गया, और फिर उसी में का लोग चला गया साउथ, तो सितंबर महीने में भयानक मृत्यु होने लगी साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, केरला में। तो इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 1920 का इतना मरा आदमी हमारे यहाँ कि 1921 में हमारे यहाँ की जनसंख्या जो जनगणना में दिया गया कि घट गया, और इसलिए कहता है कि 1921 जो ईयर है इट इज ए ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, जबकि भारत में जनसंख्या घटा था। 100 साल के बाद आ गया फिर पेंडेमिक। अब इस पेंडेमिक का नाम है कोविड-19 पेंडेमिक, कोरोना वायरस पेंडेमिक। माल्थेजियन फोरकास्ट है कि 100 साल पर आएगा। अब ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि 100 साल पर आएगा, 102 साल पर आएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो ठीक 1920 या 2020 100 साल पर स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक इन 1990 एंड कोविड-19 और कोरोना वायरस पैंडेमिक इन 2020। माल्थस का कहना है कि पॉपुलेशन का बर्थ कंट्रोल मत कीजिए, ये ऑटोमेटिक नेचुरल मेथड से ये दूर हो जाएगा, वार हो जाएगा। लेकिन डर हो रहा था कि वार हो जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना, पाकिस्तान वर्सेस चाइना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, विभिन्न तरह का परिकल्पना आप रखिए। यूएसए में अटैक चाइना, नॉर्थ कोरिया में अटैक यूएसए, सच टाइप ऑफ थिंग। इफ इट इज हैपेंस, पॉपुलेशन विल वैनिश लाइक ए कैम्फर। चाइना में से को छोड़िए, जापान को जाके देखिए, जो आदमी जापान गया उससे पूछिए, अभी भी हिरोशिमा नागासाकी का एरिया जो है तो वहाँ अभी भी उसका प्रभाव है। ये तो चाइनीज़ का हार्ट कहिए कि उसने पूरे चाइना को फिर से पलट दिया। अभी चाइना में जो लोग हमारे घर से गए तो वो उनका जो रिपोर्ट है, जो हमारे घर से जापान गए उनका रिपोर्ट है, वो जो डेवलपमेंट है एट पार विद द यूएसए। एक भी ट्रेन जापान में नॉर्मल हम लोग वाला ये डीजल ये बिजली वाला नहीं है, सब है आपका वही बुलेट ट्रेन। और उस बुलेट ट्रेन वो नाम हमारे यहाँ आया तो हंगामा हो गया पूरा, और सारे ट्रेन को बदल दिया है जापान में। सब ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन है, जिसका कि साल भर में औसतन लेट होने का है 1 मिनट। इसलिए कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड ह्यूमन रिसोर्सेस को या तो वो स्किल्ड है, या तो वो सेमी स्किल्ड है, और अनस्किल्ड है, और इलिटरेट है। इसका लॉट इतना बड़ा इन्वर्स, हमारा जो अनएम्प्लॉयड का जो इन्वर्स है उसका जो सबसेट है, वो सबसेट क्या है? इलिटरेट पीपुल अनएम्प्लॉयड, सेमी लिटरेट पीपुल अनएम्प्लॉयड, स्किल्ड पीपुल अनएम्प्लॉयड, अनस्किल्ड पीपुल अनएम्प्लॉयड, ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड, मैट्रिक्स अनएम्प्लॉयड, PhD unemployed. These are the subsets of the general universal set of unemployed. This is a great danger to the stability of our country. This is great danger to the democratic system of the country. There is a solution. Solution is our constitution. Socialist democratic country. And what is the socialist? What is the socialism? Socialism means equal opportunities. Socialism means equal income. Socialism means everyone has bread, butter, shelter. Whether you obtain through democratic means like India, or you obtain through the communistic technique, totalitarian technique in China. China has done. China has liberalized in 1978. हमारे यहाँ 69 में आप कहते हैं गरीबी हटाओ, और 1980 में आप जो है फिर कमांडिंग हाइट करते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का। 248 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज 1980 में था, 110 पब्लिक इंटरप्राइजेज लगातार लॉस में था। फिर भी हमारा एटीट्यूड जो था वो नहीं समझा इस बात को
ठीक है, पब्लिक सेक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ONGC, कंटेनर्स इंडिया लिमिटेड, GSIS, ये सारे नवरत्न हैं। एक और हो रहा है प्राइवेटाइजेशन की बात, एक हो रहा है लिबरलाइजेशन की बात, और उधर बात हो रहा है महारत्न, मिनी रत्न। एंड व्हाट अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, व्हाट अबाउट द पॉवर्टी? ऑल पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ calorie norm developed by B.M. Dandekar and Rath, accepted in ILO, that on the basis of calorie norm you decide how much people are unemployed, how much people are poor. Those who are poor, they are unemployed. Economics कहता है, statistics कहता है कि poverty and unemployment are mutually exclusive। इसका अर्थ हुआ कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का का इस तरफ लिखा हुआ पॉवर्टी और उलट दीजिए लिखा हुआ अनएम्प्लॉयड। टाइम आ गया है कि आप जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें अनएम्प्लॉयड है, उसमें अनएम्प्लॉयड PhD, अनएम्प्लॉयड साइंस ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयड कॉमर्स ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयड आर्ट्स ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयड इंटरमीडिएट, अनएम्प्लॉयड मैट्रिक, अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयड स्किल्ड, अनएम्प्लॉयड सेमी स्किल्ड, अनएम्प्लॉयड इलिटरेट, अनएम्प्लॉयड लिटरेट। इस सब सेट को ठीक से आप परम्यूटेशन कमीशन करके सेट कीजिए और नेशनलाइज दिस यूनिवर्सल सेट ऑफ unemployed people in the country. This is the one of the approach which I propose you. I have visited North America, I have visited European country, and I have visited all parts of India in the last 50 years. Poverty, unemployment is everywhere, everywhere. Everywhere I have seen child labor serving tea in different states of the country. This shows your child labor. Child labor reflects the condition of population, that how you are nurturing your population. Therefore, there is time, this time has come. There must be dialogue, there must be discussion. Privatization of public sector, yes. Nationalization of unemployed and poor people, yes. Both are through democratic means. Both are through will, at will. You ask unemployed people, do you like to join military training services, where you will learn every skill and your demand? I had been in Canada and I found that there is a large vacancy for builder, electrician, fitter, technical workman, because their minimum standard payment is $16 per hour. Today, $1 is equal to 75 rupees 38 paisa, and their rate is 1 hour $16. Same is in America. Therefore, gig economy developed. What is gig economy? Gig economy means economy where only temporary jobs are there. Economy is that where you have not to report or at 9:50 in the office. You remain anywhere and do work through the internet. There are many works which are done through the internet, and therefore they are not required to go to the office. मेरी एक स्टूडेंट है जो दिल्ली में है, और वो स्टूडेंट नहीं है, ऑफिसर है। वो एक बार शेयर की कि 6 साल में एक बार भी ऑफिस नहीं गई, और वो सारा काम जो है वो इंटरनेट पर करती है, रिपोर्ट भेजती है। शी इज ए वेरी हायर ऑफिसर इन देयर प्रोजेक्ट, बट शी हैज सेड that she has not visited office 6 years continuous. Think the model which are practiced by the big giants like IBM, Wipro, Accenture. You are not required to go to the office. You do your work on internet. Most of the work are internet related. And what is reverse? Here you go to the office, sit in the office, but your work is
not written anywhere that what 8 hours you have spent on how many files you have passed, what is the pending position. No, there is a listing of the pending position. You have applied for anything, you could not get a reply. I can give you exact example which I don't like to say. So my submission is to all person who are listening this video. This is educational video. This is not a political video. This is educational video where think tank is created. Students are future think tank. They become officer, they become lawyer, they become IAS. And I have been doing this work for the last 50 years. I visited North America, I visited European country. I have visited all parts of my country. Now I am in a conclusion that there must be privatization of public sector enterprises. Number one. Number two, there must be nationalization of at will of unemployed people. In rural area, urban area, educated, illiterate, semi-literate, technicians, graduates of different streams, postgraduate different streams, PhD different streams. And it is the duty of the think tank Niti Aayog to channelize and to organize all these at will, not there is a force. This is not China. Both population has same minor difference. But their all human resources are utilized. Where they can be utilized, that we developed by their authority. We have authority. Niti Aayog is a think tank. Think about it. Government is paying food. Government is paying shelter. Government is paying everything. Even during pandemic, our Prime Minister has announced that up till November, this 5 kg rice or 5 kg wheat or gram. There are many private NGOs. They are also providing services to the people who are called poor. Nationalization of the poor people at will under democratic system is a positive hypothesis which must be discussed at think tank and must be offered to the people. What people think about that? If they say yes, then their name should be in the panel and they will get training, apprenticeship training. Pandit Nehru had started large scale industry, public sector, with a written document that there is a compulsion to public sector, private sector for training of the youth. Apprenticeship. Apprenticeship in Tisco, Telco, Tata, Birla, they will join anywhere because they have knowledge. They have been transformed from the low technician to the high technician, perfect technicians used for the purpose of production. Therefore, apprenticeship must be revived. And this nationalization of poor people, nationalization of unemployed people, nationalization of people at will to work, they will get permanent salary and they will produce after a period of apprenticeship. This is a positive outlook. How long they will take rice from you and how long you can provide rice to them? All these are economic goods. Economic goods and pure public goods and impure public goods, you must distinguish it. Sunshine is a free goods. Air which breathe is a free goods services. But food grain is economic goods. That cannot be provided very long. So in this pandemic period, government has done a tremendous job that they have given this security. This should be turned into a more productive way, and therefore nationalization of unemployed manpower, skilled, semi-skilled, literate, illiterate, must be nationalized at their will
and they should be provided a standard rate of wages, a standard rate of compensation. We compare us with the USA. In most of the things we compare. Coronavirus case we compare. What is their status, what ours. We compare in that way. One worker get $16 per hour. And that is compulsion by the government. It is not at your will. Imitate this thing also. And then you nationalize unemployed, able